चलिए, चैप्टर का नाम है, ओए बातें बंद कर दो अब। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी हम फिर दोबारा थोड़ा सा मैं इस किताब से, यानी जो एलिमेंट्स की किताब है, इसे थोड़ा सा ऊपर लेवल का अभी पढ़ा दूंगा, और फिर आई कम बैक टू दिस चैप्टर अगेन, और फिर इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अब इस चैप्टर की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। पहले कौन सी सुननी है? अच्छी सुन लो, बुरी सुननी है? चलो इकट्ठी सुन लो। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में आंसर सभी बच्चों का आता है। क्वेश्चन पूछा, आंसर पक्का सबका आता है। बुरी बात है ये, सही बहुत कम का आता है। ठीक है ना? तो अगर ये चैप्टर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर का पुराने चैप्टर से जो आप 11th में पढ़ रहे हैं, कोई लिंक नहीं। इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक। दूसरी बात, इस चैप्टर का लिंक एक चैप्टर से होता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। वो आगे चल करके नो डाउट 11th में भी है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन वो बहुत इतना सा पोर्शन है ना। मेजरली वो 12th में आता है, और 12th में काफी डिटेल में आता है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी एक बढ़िया इस्तेमाल होता है। ठीक। और ना केवल 12वीं क्लास में, ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, ये आपका पीछा बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ेगा। यानी इवन जहां पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आ जाती है, जैसे आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में कंपनीज की प्लेसमेंट्स के लिए एग्जाम्स लिए जाते हैं, है ना। नौकरी देने के लिए वो एग्जाम लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो इंटरव्यू में भी या फिर एग्जाम में भी रिटर्न में वो इस चैप्टर से सवाल पूछ लेते हैं। या फिर एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको कैट बोलते हैं, उसके अंदर में लॉजिकल रीजनिंग में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जो चैप्टर्स मैथ्स का ही हिस्सा है, ये इस चैप्टर को ढंग से पूछा जाता है। एक्चुअली दिस चैप्टर कम्स अंडर अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है। ह्यूज बहुत बड़ा मतलब एक ब्रांच ऑफ मैथ्स है। ठीक है ना। लेकिन नंबर सिस्टम के बहुत डिटेल में हम लोग जेई के पर्सपेक्टिव नहीं जाते, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। अब अगर बात करते पाएगे, क्लास से बाहर निकाल दूंगा, खत्म बात। सीधा बैठा तू मेरे सामने, मैं 3 बार देख चुका हूं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं। ठीक। चलिए, क्लियर है बात यहां तक? तो बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से पढ़िएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम एलिमेंट्स लेवल का पढ़ रहे हैं या जे लेवल का पढ़ रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट ये, हम जितना भी पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आना चाहिए। एंड व्हेन आई से द वर्ड अंडरस्टैंडिंग, ये चैप्टर के अंदर में आपको सारी बात मेरी एज इट इज नहीं माननी है। अब आप कहोगे यार ये तो अजीब सी बात कर, ठीक है ना। नहीं मानने का मतलब ये है कि हम ये चैप्टर तब सीखेंगे जब हम एक डिस्कशन मोड में काम करेंगे। और डिस्कशन का मतलब होता है टू वे इंटरेक्शन। मैंने कुछ कहा, आपको वो बात कन्विंसिंग लगी तो मान लो, आपको नहीं कन्विंसिंग लगी तो उसका एक रीजन होना चाहिए आपके पास। बिना रीजन के बिल्कुल भी मत बोले। रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल बोले, चुप मत बैठे। मतलब ऐसा हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन का गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आपके दिमाग में हो सकता है सही एक्सप्लेनेशन हो। तो क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ये चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और बेसिकली हम क्या सीखते हैं इस चैप्टर में? काउंटिंग सीखते हैं, गिनती गिनना सीखते हैं, है ना। काउंटिंग काउंटिंग का एक अलग तरीका का मतलब है काउंट करने का चीजों को, वो तरीका जिससे कि हमारा क्वेश्चन इतने बड़े तरीके की बजाय इतने छोटे से तरीके से हो जाए, कम समय में हम किसी सवाल का आंसर दे पाए। अगर टेक्निकली मैं बोलूं कि मतलब क्या इस चैप्टर का, आंसर है एलिगेंट वे ऑफ काउंटिंग। एलिगेंट वे ऑफ काउंटिंग, एक अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका काउंट करने का चीजों का। इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो।
जैसे कि मान लो मैंने कहा जैसे कि एक रो है, मान लो, है ना, एक रो में 10 लोग बैठे हुए मान लीजिए, और ऐसी ऐसी मान लीजिए 5 रोज हैं एक क्लास के अंदर में। तो मैंने पूछा कि टोटल कितने बच्चे हैं, आंसर क्या आएगा? 50। आप समझदार हैं, आप सबने 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया, ये तो किया। वरना दूसरा तरीका सोचने का क्या हो सकता था? एक एक करके काउंट करें, एक एक करके काउंट करें हर बच्चे की सीट पे जा करके। या तीसरा तरीका, मतलब हर रो में 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करें। कोई भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लीकेशन करी, और मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन ही तो है। मल्टीप्लीकेशन का टेक्निकल भाषा अगर हम बात करें, बचपन में जब अगर आपने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब रिपीटेड एडिशन ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया ये समझने और समझाने के लिए कि ये काउंटिंग का एक तरीका है, आपने कौन सा तरीका अपनाना है ये आपको सोचना है। मेरी बात समझ आई यहां तक? क्लियर? आज की क्लास में हम ना तो परम्यूटेशन वर्ड के ऊपर जाएंगे, ना कॉम्बिनेशन वर्ड के ऊपर जाएंगे। एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंट करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल। और बिलीव मी, किसी भी टाइप का, किसी भी आसान से मुश्किल किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा, फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पे ही चीजें अधिकतर डिपेंडेंट होती हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें तो उसके अंदर उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक मल्टीप्लीकेशन और एक एडिशन। यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को 2 चीजों में बांटा गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। हमने ये 2 बातें पढ़नी है, और इन 2 बातों के बेस पे आप मान के चले मोर देन 60% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एनी लेवल आर डिपेंडेंट ऑन दीज 2 थिंग्स। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक, ये लिखना शुरू करेंगे। एफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफपीएम यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। लिखे यहां तक? एक मल्टीप्लीकेशन रूल की बात कर रहे हैं, एक एडिशन की। अब इन दोनों रूल्स को समझने के लिए आप ये मान के चले, इन रूल को जब मैं अभी इस किताब के पर्सपेक्टिव बता रहा हूं या जेई के पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें एक ही है। केवल फर्क आ जाता है लेवल ऑफ द क्वेश्चंस का। और डोंट वरी, हम लेवल ऑफ द क्वेश्चन धीरे धीरे रेज करते चले जाएंगे। ठीक, अब सवाल उठता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक केस समझते हैं। मान लीजिए ये एक स्टेशन ए है, ये एक स्टेशन बी है, और ये एक स्टेशन सी है। ठीक है ना? अब कोई एक पर्सन स्टेशन ए पर खड़ा है, स्टेशन ए से स्टेशन बी पर जाने के मान लो 3 तरीके। मान लो हम कुरुक्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र से करनाल जाना है और करनाल से दिल्ली जाना है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना? कुरुक्षेत्र से करनाल जाने के 3 तरीके, एक बाइक से जा सकते हैं, एक कार से जा सकते हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, ऐसा मान लें, है ना? 3 तरीके हैं अपने पास। और आगे करनाल से दिल्ली जाने के लिए अपने पास 4 अलग अलग तरीके, फिर दोबारा 4 कोई भी तरीके मान लो आप, है ना? कोई भी बाइक मान लो, और साइकिल मान लो, पैदल मान लो, और हवाई जहाज से मान लो, जो मर्जी तरीका मान लो। हाँ, हाँ, जो मर्जी मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। ठीक है ना? हाँ, बैलगाड़ी भी मान सकते हैं। ठीक है ना? आपकी इच्छा। मतलब चारों तरीके। अरे लेट्स लेट्स बी बैक, लेट्स नॉट बी वेरी मच प्रैक्टिकल, लेट्स बी बैक। ठीक है ना? प्लीज सुने।
गधे पे, घोड़े पे, खच्चर पे, व्हाटसोएवर, ठीक है ना। लेट्स बी बैक। अब प्लीज अलाउ मी टू टीच इन अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है ना। जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं, अलाउ मी टू एक्सप्रेस द थिंग्स इन अ मैनर विच दे हैज टू बी डिलीवर्ड, ठीक है ना। बिलीव मी, ये चैप्टर ऐसा है कि जब इसको कोटा में पढ़ाया जाता था ना, ये कोटा का बेस्ट है, ये पढ़ाने का तरीका इसका, मतलब ये तरीका पढ़ाने का इसको बंसल सर ने ही बनाया था, ये तरीका में से भी चीजों को पढ़ाया जा सकता है। वरना तुमने सुना है कभी कोई मेथड का नाम बैगर मेथड होता है? इस चैप्टर में सुनोगे आप, ठीक है ना, ठीक है ना, बैगर में तो। लेकिन ये जहां भी सुना होगा, ये आज से 7 8 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। सिंपल उस बैगर मेथड को कहने का दूसरा टेक्निकल भाषा में कैसे समझाते थे? अब देखो, एक बच्चे को एक चीज को समझाने के दो तरीके हैं। एक मैंने बोला बैगर मेथड, दूसरा मैंने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स अमंग्स पी डिफरेंट पर्संस। बताओ कौन सा समझ में आ रहा है चाहने से? मतलब बैगर मेथड से क्यूरियोसिटी समझ में आ रही है, और बैगर मेथड से लिंक भी यहां पर ऐसे होता है, बैगर्स आर नॉट द चूजर्स। इस आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। मतलब बैगर, तुम्हारे सामने भिखारी खड़ा है, तुम्हारे हाथ में 4 बिस्किट के पैकेट है, और तुम्हारे सामने 5 बैगर खड़े हैं मान लो, ठीक है ना, या 3 बैगर खड़े हैं। अब कोई बैगर आकर के थप्पड़ तो मारने से रहा तुम्हारे से कि 5 मेरे पैकेट हैं। इसी आइडियोलॉजी को बोलते हैं बैगर्स आर नॉट द चूजर्स। इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है। मैं इस तरीके से समझाऊंगा और इतना बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन मेरे को तरीके से बता लेने दो। हाँ, जो भी तू कह रहे सही है सब बात, ठीक। चलिए अब आराम से सुने। अब मैंने कहा एक पर्सन है, उसको ए से बी जाना है एंड बी से सी जाना है। आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट ताकि ये समझ में आए। ए टू बी एंड बी टू सी, ए से बी जाना है एंड बी टू सी। आई एम यूजिंग द वर्ड एंड। अब मुझे आपने बताना है इस बात के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, नंबर ऑफ वेज बताने हैं आराम से, बिना ये मानते हुए कि आपके साथ जो पर्सन जो भी बैठा हुआ है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है जवाब, उसकी बुद्धि से मत चले, आप अपनी बुद्धि से चले। बताओ कितने तरीके होंगे? कितने? 5? 12? कितने लोग कह रहे हैं 12? रेज हैंड्स। ओके, कितने लोग और कोई आंसर कह रहे हैं इसके अलावा? कोई और भी कह रहा है क्या कोई? हाँ, मुझे आंसर बताओ, और क्या तरीका होगा? कितने हो गए आगम? 12। और कोई आंसर? चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? अगम आप बताओगे जो 12 कैसे, फटाफट बताओ। तुम मेरे से बात कर, बता बता जल्दी से। फटाफट बोल जल्दी, टाइम नहीं खराब करना है। क्या मतलब? तू कैसे जाए? तेरे को कहा जाए दिल्ली जाना है, तू पहले करनाल जाए, करनाल से वापसी आएगा? अपना दिमाग नहीं लगाना है, डोंट बिहेव नेचुरली। अब बता क्या करेगा? अब बता जल्दी क्या कर। क्या सर मैं नहीं जा रहा। हैं? एक ही रास्ते पे चलेगा? अच्छा ठीक है। हाँ जी, कौन बताएगा प्लीज? रेज योर हैंड, किसके पास आंसर है 12 का? हाँ जी बोलो। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए सुनिए, ए टू बी एंड बी टू सी, मैं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस छोटे से क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन छिपा हुआ है, इस पूरे छोटे से क्वेश्चन में। इस बात को समझेंगे, इस बात में बताई हुई बातों को ध्यान रखेंगे, तो कभी भी तकलीफ या दिक्कत नहीं आएगी, राइट। यानी अब देखो, मैंने क्या करा, ए से लेकर के बी पर जाने के 1 2 3, लेटर से मैंने इसका नाम √1, √2, √3, और यहां पर T1, T2, T3, T4, ठीक है ना। मैंने ये नाम दे दिए इन रूट्स के, इन रास्तों के, या किस भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप जा रहे हो, R1 R2 R3 T1 T2 T3 T4 दे दिया नाम। अब ए से लेकर के बी पर जाने का या तो R1 का तरीका था, या R2 का, या R3 का। ए से बी पर पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंचने के बाद यहां पर पहुंचे, बी आ गया, या यहां पहुंचे, या यहां पहुंचे, ये तीनों तरीके। यू हैव 3 ऑप्शंस।
A person standing at A station has got three options to reach the station number B via R1 or R2 or R3. Am I correct? यहां तक समझ में आती है बात? अब यहां के बाद फिर से उसके पास एक दो तीन चार ऑप्शन है। T1 से जाए, T2 से जाए, T3 से जाए या T4 से जाए। फिर एक दो तीन चार, फिर से T1, T2, T3 या T4 और फिर से चार, एक दो तीन और ये चार, T1, T2, T3, T4। इन टोटल ये कितने तरीके हो गए? 12। ये सिंपल गिनती गिन के दिखाया मैंने, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया और सिंपल गिनती गिनी मैंने, केस बाय केस डिस्कस करा। मतलब पहला तरीका क्या हो सकता है? R1 T1, R1 T2, R1 T3, R1 T4 या R2 T1, R2 T2, R2 T3, R2 T4 या R3 T1, R3 T2, R3 T3, R3 T4। है राइट? ये 12 तरीके हो गए अपने पास। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 12 वेज। ये बात बिल्कुल अपने को समझ में आ गई, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई? डन होगी बात? अब इस डायग्राम को जो आपके सामने बना हुआ है, इसको बोला जाता है ट्री डायग्राम। ये आपके स्कूल के लिए पूछा जा सकता है, इसका ट्री डायग्राम बनाए। ये वन ऑफ द केस मैंने ले लिया, ऐसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये ट्री डायग्राम समझने के लिए चीजों को बिल्कुल लेमन भाषा में, बिल्कुल ये आसान तरीका है। अब अगर हमें क्वेश्चन का आंसर देना और ट्री डायग्राम नहीं बनाना है, यानी जल्दी आंसर देना, तो हम इसको ऐसे समझेंगे, भैया ए से बी पर जाना है उसके 3 तरीके, बी से सी पर जाना है उसके 4 तरीके, और एंड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए आंसर 12 होगा। अब मैंने क्या करा, यहां पर FPM का इस्तेमाल करा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात करी। एंड शब्द का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, और शब्द का मतलब होता है प्लस, एंड शब्द का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब आप ऐसे समझे, इसको जनरलाइज स्टेटमेंट की भाषा में समझाऊं अगर मैं, मुझे एक टास्क दिया गया ए से सी पर जाना है, उस टास्क को करने में 2 इवेंट्स मौजूद थे। पहला इवेंट ए से बी पर जाना, दूसरा इवेंट बी से सी पर जाना। ए से बी पर जाना नंबर ऑफ तरीके 3, एंड बी से सी पर जाना नंबर ऑफ तरीके 4। क्योंकि ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर इज 12। इज दैट क्लियर? यहां तक पक्का समझ आई बात? लिखो इसको, ये सारी चीज लिख लो, फिर अगली चीज में चलता हूं। चले आगे, यहां तक क्लियर? अब एक और तरीके पे आते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो, मिटा दूं ये वाला, लिख दिया सभी ने रिटर्न?
अब मान लेते हैं एक स्टेशन है, उस पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है ना, कोई एक बंदा एक स्टेशन पे खड़ा हुआ है। इस स्टेशन से बाहर जाने के इधर 3 दरवाजे हैं और इस स्टेशन से इधर की तरफ बाहर जाने के 4 दरवाजे हैं। ठीक है ना। कोई स्टेशन पर पर्सन खड़ा हुआ, आग लग गई, जान बचानी, भागेगा बंदा। कितने तरीके हैं जान बचाने के? 7 तरीके। पक्की बात है 7? क्यों आंसर दिया? आप एक सिंपल काउंटिंग कर ली या ये करा? सिंपल काउंटिंग से भी नजर आ रहा है और इससे भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सिंपल काउंटिंग, ये तो बहुत छोटा सा केस लिया। सिंपल काउंटिंग अवॉइड करनी, ये तरीका अपनाना है। हुआ क्या यहां पर, किया क्या भाई? या तो वो इधर भागेगा या इधर भागेगा। इधर भागने के कितने तरीके? 3। उधर भागने के, हमने वर्ड यूज किया बीच में और, या तो इधर या इधर। तो और वर्ड यूज करते हैं तो ऐड करते हैं चीजों को, तो इसीलिए इसका मतलब और है। इसका मतलब चीजों को ऐड करते हैं तब जब एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इवेंट ए और इवेंट बी की बात की जाए। तो यानी इवेंट ए के नंबर ऑफ तरीके, इवेंट बी के नंबर ऑफ तरीके, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आंसर अपने पास आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी बात। अब यहां बैठ करके बंदा ये तो नहीं करेगा यहां से भागू एंड यहां से भागू, जान बचानी है, दिमाग थोड़ा ना लगाएगा और कोई कि अच्छा नहीं इधर से भागता हूं एंड इधर से, एंड करूं कि और करूं। अरे जहां से दरवाजा दिख रहा है वहां से भागेगा वो, है ना। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इन्हीं सब बातों को जो मैंने एक, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एफपीए, द लास्ट केस वाज रिलेटेड टू दी एफपीएन। अब इस बात की एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं, लिखो, एक लाइन लिखो। लिखो, if an event capital A if an event capital A can occur in m different ways, if an event capital A can occur in m different ways, comma, following which another event, following which another event capital B, following which another event capital B can occur, capital B, Bombay, capital B can occur in n different ways, then the total number of, then the total number of occurrence, total number of occurrence of both the events, in the given order, is m multiplied by n, is m multiplied by n। नीचे इसकी एक लाइन लिखो, द above principle is called as fundamental principle of multiplication, FPM। The above principle is called as fundamental principle of multiplication, FPM ब्रैकेट में लिख ले और अगली लाइन लिखे, इट कैन बी जनरलाइज्ड, it can be generalized
for any finite, it can be generalized for any finite number of events, any finite number of events। क्या मतलब इस बात का? मान लो मैंने कल में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, ए बी सी, ए से बी पर जाने के 3 तरीके, बी से सी पर जाने के 4 तरीके, और सी से डी पर जाने के फिर से 4 तरीके। तो अपने को ए से डी पर जाना है वाया बी एंड सी, ए से बी से सी से डी। कितने तरीके हो जाएंगे टोटल? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। है राइट? समझ में आ रही है बात? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, सही है ना? तो 48 कैसे हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। सही है? क्लियर होगी बात? समझ में आता है सभी को? है ना? जितने तरीके हैं सभी को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ए से बी पर जाना है एंड बी से सी पर जाना है एंड सी से डी पर जाना है, और इसीलिए सबको एंड की वजह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वरना आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर डी से फिर एक और ई और लिख दूं और उसके 10 तरीके, उसका ट्री डायग्राम बनाने से बना करके अगर हम काउंटिंग करेंगे तो कितने सारे तरीके बनाने पड़ जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ये अगेन एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है। अगर इसकी बजाय ये तरीका जो मैंने अभी बताया, यानी FPM का तरीका, इससे आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत छोटे तरीके से कर पाएंगे आप। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में? पक्की बात है? नहीं? 100% क्लियर होगी बात? ठीक है ना? मैंने वर्ड्स लिखाए हैं, इन बात को टेक्निकली समझेंगे हम लोग। मैंने लिखा है इवन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट। फॉलोइंग विच मतलब A to B जाना, उसके बाद B to C जाना, और आखिरी में एक लाइन लिखाई है इन अ गिवन ऑर्डर। एक गिवन ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब A से B जाना एंड B से C जाना एंड C से D जाना। वो ऑर्डर मैंडेटरी है मेंटेन करना, तब ये आपका आंसर है। अगर वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो वही बात कर देंगे जो अभी भाई साहब कह रहे थे, A से B पर जाना और B से A पर दोबारा वापसी आना। क्या पता चलता है लोगों का, कुछ भी कर सकते हैं। A से B गए, B से A गए, अब A से दोबारा B जाके फिर B से C पे जाएंगे। है ना? होता है कई बारी, है ना? है ना? तो डेफिनेट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं, ओहो, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लोग ऐसे होते हैं, आप थोड़ी ऐसे। ठीक, डन होगी बात? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? ठीक है, चलिए। तो यहां तक अपने को बात समझ में आती है। एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लिया, ट्री डायग्राम अपने को समझ में आ गया, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी अपने को क्लियर हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन है, लिखो एक छोटा सा। अब आराम से सुनो यार, आराम से। एक क्वेश्चन लिखो, ये सिनेमा हॉल है ना? मूवी चल रही है सामने स्क्रीन पे, जो आपकी इच्छा है वो मूवी चल रही है, ठीक है ना? अब कुछ सवाल है यहाँ पर, लिखो पहले। अब बता रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बोला शुरू करूँ क्वेश्चन? ठीक है ना? ये 5 दरवाजे हैं, ठीक है ना? एक सामने स्क्रीन है और 5 दरवाजे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, यहां तक बात? 5 दरवाजे हैं और ये स्क्रीन है। अब ऑब्वियस सी बात है, दरवाजा है तो उससे अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। अंडरस्टूड है बात ये? ठीक, लिखे पहला क्वेश्चन लिखे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एंटर एंड एग्जिट द सिनेमा हॉल। ये पहला पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एंटर
एंड एग्जिट द सिनेमा हॉल। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट लिखे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज टू एंटर and exit the cinema hall by a different door. Number of ways to enter and exit the cinema hall by a different door. पहले पार्ट का आंसर सोच के देना है। 25। अंदर जाने के कितने तरीके, बाहर आने के कितने तरीके, 5। जब कोई रोक टोक नहीं है तो आप 5 तरीके अंदर जाने के, 5 तरीके बाहर आने के। और अंदर जाना है एक इवेंट है, बाहर आना है एक अनदर इवेंट है, दोनों काम करने हैं, अंदर भी जाना है एंड बाहर भी आना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, एडिशन की बात नहीं करेंगे। क्योंकि एडिशन की बात में तो क्या हो जाता, अंदर जाना है या बाहर आना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी बात, है ना। क्लियर होगी बात। दूसरे पार्ट का आंसर कितना, 20। हाँ भाई, अंदर जाके तू तो बाहर ही नहीं आएगा, तो मैं तो इसी शो को 10 बार देखूंगा। क्यों, ऐसे तो नहीं करेगा। ठीक है, चलो अंदर जाना है एंड बाहर आना है विद अ डिफरेंट डोर। तो अंदर जाने के कितने ऑप्शन है और बाहर आने के 4, क्योंकि जिस दरवाजे से आप अंदर गए उससे पक्की बात है आप बाहर नहीं आओगे। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है वो कौन सा दरवाजा है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर विल बी 2020। क्लियर होगी बात, डन होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% ओके। चलो ठीक है जी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखें। चलिए डन होगी बात, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को, पक्की बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिखो क्वेश्चन लिखो, आई मेट अ जेंटलमैन, लिखो तो सही क्वेश्चन। आई मेट अ जेंटलमैन विद 7 वाइफ्स। अब कौन है वो जेंटलमैन, अर्नब भैया कैसे हो। आई मेट अ जेंटलमैन विद 7 wives, each wife has 7 bags, each wife has 7 bags, each bag has 7 cats, each bag has 7 cats। अब तुझे तो पता ही है क्वेश्चन। I met a gentleman with 7 wives, each wife has 7 bags, each bag has 7 cats। अरे बिल्लियां। Each cat has 7 kittens, each cat has 7 kittens। How many kittens are there in total? How many kittens are there? हाँ, क्या कह रहा है? हाँ जी, अर्नब भैया। और किसी ने ब्रैकेट में तो नहीं लिया, जेंटलमैन के साथ ब्रैकेट में अर्नब। मैं वहां करा रहा था, वहां मजे की बात है, वहां भी मैंने अर्नब को ही पकड़ा था कोई, और बच्चों ने लिख लिया था ब्रैकेट में अर्नब। हाँ जी, आंसर 343। अच्छा कैसे? हम्म, 2401। अच्छा, सोचो सोचो आंसर सोचो। सुनो, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर अर्नब से लेंगे। ओए,
अभी डिस्कशन का मतलब आपस में नहीं था। हाँ जी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अर्नव क्या आंसर है? ओए प्लीज चुप हो जाओ 2 मिनट। 7 की पावर 4, प्लीज एक्सप्लेन। है? अरे ओए रुको, अर्नव बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन को यार। हाँ जी अर्नव। 7 वाइफ्स हैं, खुश क्यों हो रहा है इतना, पहले बता दूं। मतलब ये लाइन बोलते 7 वाइफ, इतना खुश हो रहा है कि पूछो मत। चलो आगे बोलो, प्लीज आगे बढ़ो थोड़ा सा। अच्छा जी। ओए ओए क्लास आगे चल, क्या है यार ये। हाँ जी। चले लिसन नाउ। ओए होल्ड ऑन, मैं बोल लूं, आंसर आएगा 7 पावर 4। ठीक। 49 का स्क्वायर भी वही होता है। चलिए चलो कर लो, बात कर लो पहले, फिर बाद में कर लेंगे बात, कोई जल्दी नहीं है। आराम से करो डिस्कशन, कोई जल्दी नहीं। अब मैं बोल लूं, 7 पावर 4 आंसर इसलिए हुआ, 7 वाइफ्स, 7 बैग्स, 7 कैट्स, 7 किटन्स। एंड की बात करेंगे तो 7 पावर 4 आ जाएगा, है ना। ऐड नहीं करेंगे। ऐड करने का मतलब 7 बीवियां या 7 बैग या 7 बिल्लियां या 7 बिल्ली के बच्चे, इन चारों को ऐड कर दिया, 28 आंसर आ गया। मतलब बीवी इज इक्वल टू बिल्ली के बच्चे। ये तो गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है ना। तो इसीलिए 7 पावर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? पक्के से क्लियर है? नो नीड ऑफ फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखे, लिखे। देर आर 10 ट्यूबलाइट्स इन अ रूम। देर आर 10 ट्यूबलाइट्स in a room. Find the number of ways. Find the number of ways to enlighten the room. Find the number of ways. आराम से क्वेश्चन सुनना है, शांति पूर्वक। बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। Find the number of ways to enlighten the room. And when I say the word enlighten, अगर कमरे में एक ट्यूबलाइट भी ऑन होगी तो तब भी माना जाएगा कि कमरे में रोशनी है। 2 ट्यूबलाइट ऑन होंगी तब भी रोशनी है। मैंने आपसे क्या कहा, अब आराम से क्वेश्चन सुने, आराम से सुने। 10 ट्यूबलाइट है, जैसे ये ट्यूबलाइट लगी है 10 है, और हर ट्यूबलाइट का अपना एक बटन है ऑपरेट करने का, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। समझ में आ रही है बात? हमने बताना है, क्वेश्चन सुन ले, हो सकता है आप वही समझे हो जो मैं समझा रहा हूं, लेकिन सो एज टू कंफर्म इट, आप वही समझे और फिर वही आंसर दें। हमने बताना है कितने तरीके हैं कमरे में रोशनी करने के, और रोशनी का मतलब है कि एक भी लाइट जली होगी अगर, तब भी रोशनी मानी जाएगी। हम ये नहीं कह रहे एक ही लाइट जली है, अगर एक भी जली है तो रोशनी है, और अगर एक भी लाइट नहीं जली है तो ऑब्वियसली रोशनी नहीं है। अब बताएं तरीके कितने होंगे, सिंपल भाषा में, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर बताएं। जो भी आंसर देंगे, मैं पहले सुन लो, मैं जो भी आप में से आंसर देगा पहले मैं उसकी एक्सप्लेनेशन सुनूंगा, उसके बाद सही या गलत का जवाब दूंगा। बिना एक्सप्लेनेशन के हाथ मत खड़ा करिएगा, पहले आप समझाओ मुझे, खड़े होकर के बताओ। मतलब तो समझ नहीं आया, बताओ बताओ। 10 का मतलब
क्या इसको बिल्कुल वैसी भाषा में, लेमन भाषा में समझाओ जैसे मान लो मैं समझा रहा हूं आप बताओ। ओए, लिसन टू द पर्सन। तेरे को मौका पूरा मिलेगा, अभी तो चुप बैठ जा। हाँ जी बोलो बच्चे, बोलो। 10 का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड 10? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, आप ये कह रहे हैं, है ना? पहले 10 का मतलब क्या है उसे हिंदी भाषा में समझाओ। 10 क्यों लिखा मैंने, किस बात का 10 है? किस बात का 10 है, कौन बताएगा? जिसका आंसर 10 फैक्टोरियल है, रेज योर हैंड। ठीक है, अगम आप बताओ। एक मिनट, मैं यही रोक रहा हूं। पहले एक जली, कौन सी एक? तुम्हें कैसे पता? हु आर यू टू डिसाइड? एक मिनट प्लीज लिसन टू द एक्सप्लेनेशन। एकदम क्लियर कट समझ आएगी बात। तुमने कहा कि सर अगर पहले एक लाइट जलेगी कमरे में तो रोशनी होगी। सवाल यह, एक ट्यूबलाइट ऑन करने के कितने तरीके हैं? 10 तरीके। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सी ट्यूबलाइट ऑन कर रहे हो आप। या तो पहली कर रहे हो, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी, या पांचवी, या टिल 10। तो एक ट्यूबलाइट अगर ऑन करनी है, क्योंकि इस सवाल में दो सवाल जुड़े हैं, दो तरीके से आंसर, मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो टोटल आंसर मिलेगा। पहला आंसर कितनी ट्यूबलाइट जलानी है, और फिर दूसरा आंसर, नहीं सुनो पहले, पहला सवाल है कि कितनी ट्यूबलाइट जलानी है, और दूसरा सवाल है कौन कौन सी ट्यूबलाइट है। यानी मान लो अगर आपने सोचा एक ट्यूबलाइट जलानी है, गलत जवाब है ये भी। 10 फैक्टोरियल भी आंसर गलत है, टेंशन मत लें, ठीक है ना? हाँ, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो एक मिनट के लिए जो मैं बता रहा था, फिर आपकी बात सुनूंगा। एक क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, बहुत बड़ी जीत है ये, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक, अगर एक ट्यूबलाइट ऑन की हमने तो कौन सी सवाली है? तो चलो जी, हमने कहा जी या तो पहली, या दूसरी, या तीसरी। हर ट्यूबलाइट का बटन अलग है, तो यानी 10 तरीके हैं। इफ वी वांट टू स्विच ऑन ईदर ऑफ अ लाइट, एम आई राइट, यस और नो? 10 तरीके हो गए। पहली बात, मुझे तो पता नहीं है कि कितने ट्यूबलाइट्स ऑन करनी है। चलो, ये वन ऑफ द तरीका था। दूसरा तरीका, अब मैंने कहा कि नहीं जी मेरा मन आ रहा है, मैं तो 2 ट्यूबलाइट ऑन करूंगा। कर सकते हैं। अब सवाल उठता है दो कौन सी? इसके अंदर बहुत सारे आंसर हैं। कौन सी, पहली दूसरी, या पहली तीसरी, या पहली चौथी, पहली पांचवी, पहली छठी, पहली सातवीं, पहली आठवीं, पहली 9, या पहली और 10वीं, या सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, सेकंड फिफ्थ। ऐसे करते करते कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको, उन सारे ऑप्शन को ही तो आपने काउंट करके आंसर देना है। तीसरा सवाल आता है मन में, नहीं जी मैं तो 3 ट्यूबलाइट जलाऊंगा। अब सवाल है पहले कौन सी 3? 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 7, 1 3 9, 1 5 9, 1 5 7, कौन सी? मुझे क्या पता। ऐसे ऐसे अगर काउंट करने लग गए, सुबह से शाम तक हो जाएंगे, काउंट करते रहेंगे, और खुदा ना खास्ता मैंने 10 की बजाय 1000 ट्यूबलाइट कर दी, लगे रहो, यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्वियसली, यानी ये जो हमारा सोचने का तरीका है ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। ये बात क्लियर होगी। 10 फैक्टोरियल गलत आंसर है, ये बात समझ आ गई? अगला, हाँ जी अर्णव भैया, जेंटलमैन। कितना? 540 कैसे? आप हमेशा हर चीज बड़ी ही देते हो आंसर। हाँ अर्णव भैया जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी प्लीज। आंसर इससे बड़ा, टेंशन ना लो, ये आंसर गलत है। आगे बोलो। नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन सुननी है मैंने। ओए, आंसर बोलो, कौन? गलत जवाब, मुझे क्या पता कि 2 ट्यूबलाइट ऑन करनी है, उसके कितने तरीके हैं? मुझे तो पता ही नहीं है, काउंटिंग करने पड़ेंगे। 1 2 1 3 1 4 1 10, फिर 2 3 2 4 2 10 तक, 3 4, फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। सब लोग सहमत है इस बात से? ठीक है, तो मतलब ये तरीका तो गलत हो गया सोचने का, तो ये काटा मार दो इस पे भी। क्लियर होगी बात ये? अच्छा जी, और कोई तरीका? कोई और तरीका किसी के दिमाग में? नहीं। अब मेरी बात सुननी है, मैं बोलना शुरू करूं अब मैं ऐसा कह देता हूं, टोटल
तरीके माइनस अंधेरा इज इक्वल टू उजाला। मैं बोल सकता हूं अंधेरा कब होगा? जब एक भी लाइट नहीं जलेगी। एक भी लाइट नहीं जलाने हैं उसके कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। अरे 10, 10 कैसे हो जाएगा? एक भी लाइट नहीं जलानी है, सारे बटन ऑफ कर दो, कितने तरीके हुए? एक ही तरीका है, और तो कोई इसके अलावा तरीका नहीं हो सकता। देर इज ओनली वन वे टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स टू क्रिएट डार्कनेस इन द रूम। एम आई राइट? तो तभी मैंने क्या कहा, टोटल तरीके माइनस अंधेरा इज इक्वल टू उजाला, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन उजाला, राइट? अब सवाल उठता है टोटल कितने तरीके, करेक्ट? अब एक बड़ी एस्टोनिशिंग बात समझ में आएगी यहां पर, वो ये है, देखो सुनो, पहले एक्सप्लेनेशन बताऊंगा फिर आपको बात समझ आएगी। ओ यार सुन लो यार, हर जगह जब बातें होती है तू ही क्यों खड़ा होता है, बैठा होता है यार? सारे समझ रहे ना, चुपचाप सुन ले या पीछे बैठा कर। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग यहीं पर होती है मुझे जगह, बीच में बैठेगा और बोलता रहेगा फालतू, बस पता नहीं क्या। पीछे बैठा कर, आराम से सुनो। अभी टोटल तरीके माइनस अंधेरा इज इक्वल टू उजाला। अब टोटल तरीके क्या आएंगे? अब मैं पहले बटन के पास गया, है ना, पहले ट्यूबलाइट के बटन के पास गया, मेरे पास दो रास्ते हैं। क्या दो रास्ते हैं? या तो क्या करें, ऑन करें या ऑफ करें, या तो ऑन करें या ऑफ करें। हम पहले ट्यूबलाइट पे गए तो हमारे पास टू ऑप्शन, ऑन ऑफ, है ना, ये पहली ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं करी हमने, ठीक है? अच्छा जी, अब पहली ट्यूबलाइट के बटन का सेकंड ट्यूबलाइट के बटन से कोई लेना देना है क्या? क्या सेकंड ट्यूबलाइट का बटन ऑपरेट करते समय वो आपसे पूछ रहा है क्या, बताओ पहला ऑन है कि ऑफ है, फिर बताएंगे, फिर काम करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। मतलब क्या है, सेकंड बटन को मैं सेकंड इवेंट बोल लूं। फर्स्ट बटन को ऑपरेट करना मेरा एक इवेंट है, सेकंड बटन को ऑपरेट करना मेरा इवेंट नंबर 2 है, और इवेंट नंबर 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट नंबर 1, यस और नो, है ना, कोई लेना देना नहीं है ना। तो सेकंड बटन को ऑपरेट करने के कितने ऑप्शन है? फिर से दो। चलते गए 10th बटन को ऑपरेट करने के कितने ऑप्शन है? फिर से दो। ऐसा कितनी बार हो रहा है? टू 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 टू, कितनी बार हो रहा है? तो आंसर आ गया 2 की पावर 10, ये टोटल तरीके हैं। माइनस का एक तरीका जो कि अंधेरा है इज इक्वल टू उजाला, यानी आंसर आ गया ये तरीका। मेरी बात समझ आई? टोटल माइनस अंधेरा इज इक्वल टू उजाला, मतलब टोटल वेज माइनस नॉट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। दिस इज द प्रोसेस टू थिंक। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा, है ना? अब इससे एक बड़ी एस्टोनिशिंग बात अपने को समझ में आई। अब मान लो ये एक लाइट का बटन है, ठीक है ना, मैं इस पे जा रहा हूं। अभी तो हमने बात करी, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। मान लो 1 मिनट के लिए ऑफ था ये, तो मैं उस पहले बटन को छेड़ूंगा नहीं। मान लो लाइट का बटन ऑफ था और मैंने भी उस लाइट को ऑफ ही रखना है, तो मैं उसको ऑपरेट नहीं करूंगा, यानी उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करूंगा। यानी इससे एक बात नई निकल के आई है, काम ना करना भी काम करने का एक तरीका है। ये बात समझ आई मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, आराम से समझनी है बात। काम ना करना भी काम करने का एक तरीका है, ये हमें आज बात समझ में आई। अब घर वालों को कृपा करके, अगर आप खाली बैठे हो और पूछ रहे क्या कर रहे हो, आपको पता कहाँ है, काम ना करना भी एक काम करने का एक तरीका है। आपको नहीं समझ आएंगी ये बात है, आप छोड़ दो, कृपया करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों दक्ष? ठीक है ना? घर पे ऐसा आंसर नहीं देना है अपने को। तो क्या बेटा क्या काम कर रहे हो, आपको नहीं समझ आएगा। ये भी एक काम है। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जोक्स अपार्ट, बट दिस इज अ इन रियल सेंस, काम ना करना भी एक काम करने का तरीका है। भाई बटन ऑन है, हम ऑन ही रखना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करा तब भी काम किया है, क्योंकि हमने डिसीजन लिया कि इस बटन के साथ हमने क्या करना है। हमारे पास दो रास्ते थे, या तो ऑन करना है या ऑफ करना है। तो ऑन करना या ऑफ करना, इररिस्पेक्टिव इनिशियली वो क्या था, तो वो एक तरीका हुआ। मेरी बात समझ में आई? अगर हम कल से आप दोनों अलग बैठेंगे, गारंटी,
ठीक, डन होगी बात, यहां तक समझ आया? ऑन और ऑफ करने से 2 की पावर 10 -1 इज इक्वल टू 1023। क्लियर होगी बात ये? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जा सकता है, या एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। मान लो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, एक 10 क्वेश्चन है, मान लो एक पेपर में एक बच्चे को 10 क्वेश्चन पूछे गए, हर क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है। हर क्वेश्चन का आंसर या तो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अब क्वेश्चन पूछा हमने, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस सच दैट उस बच्चे को उसके कुछ ना कुछ नंबर तो आए, और हर क्वेश्चन के सही करने के 1 नंबर मिलता है, गलत करने के 0 नंबर मिलते हैं, और अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। ये पेपर की इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन? सही करने का 1 नंबर मिलेगा, गलत करने का कोई नंबर नहीं कटेगा, और सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य है। ये इंस्ट्रक्शन है। और 10 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो यस, या तो ट्रू, या फॉल्स। और पेपर में 10 सवाल। अब मैंने क्वेश्चन को पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू स्कोर नॉन नेगेटिव, स्कोर अ पॉजिटिव नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज के बच्चे के पॉजिटिव नंबर आए। पॉजिटिव नंबर आए मतलब मतलब सारे गलत हो तो ही 0 आएगा, सारे गलत हो तभी 0 नंबर आएंगे, सारे गलत नहीं होने चाहिए। सारे गलत होने के कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका। दिस क्वेश्चन इज सेम एज ट्यूबलाइट का क्वेश्चन। फिर दोबारा आंसर 1023 है। हर एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है? तो ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स। 2 कितने हो गए? 2 की पावर 10 टोटल तरीके, माइनस क्या, जब जब सारे गलत है, सारे गलत नहीं होने चाहिए थे, वो हमें नहीं चाहिए। टोटल तरीके माइनस का नोट चाहिए, इज इक्वल टू चाहिए। आंसर आ गया 1023। यानी मेरा कहने का भावार्थ या मतलब क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। समझ आई क्या बात? इज दैट क्लियर? क्या टाइम हुआ अभी? इनफ है क्या आज के लिए यहां तक? अब मैंने आज आपको इस चैप्टर से, आज के लिए मैं कुछ भी काम नहीं दे रहा इसका। आज के लिए एक ही काम है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की शीट भेजी हुई है। क्या वो करनी शुरू कर दी, हाँ या ना? कितने करनी शुरू कर दी? नहीं। उसे करें, आज जाकर के उसे अटेम्प्ट करें। मैं सैटरडे को उसका डिस्कशन कराऊंगा। लेवल 1 मैंडेटरी है, CW सभी करके आएगा। और दूसरी बात, अभी मैं क्लास के बाद रुका हुआ हूं, जिसने भी डाउट पूछने हैं मैं एटलीस्ट आधा घंटा मिनिमम रुकूंगा, आराम से पूछे, फिर घर जाइएगा। DPP थी आज की नहीं थी? नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक है। और कल की क्लास में हम 2 मिनट बैठ जाऊं, कल की क्लास में हम ये चैप्टर करेंगे थोड़ा सा, और साथ में हम स्ट्रेट लाइन शुरू कर देंगे। ये चैप्टर हंसते खेलते सीख जाएंगे, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है ना? अब रही बात टेस्ट की। टेस्ट कौन सा ले लें? इससे पहले कौन सा चैप्टर करा? अभी बायनोमियल करा है, बायनोमियल ले लेते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बायनोमियल वाले रेजो हैंड, इक्वेशंस वाले रेजो हैंड, बायनोमियल थ्योरम। थैंक यू, बाय बाय।